हेलो एवरीवन, दिस इज एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कैपिलरी ट्यूब का जो पार्ट नंबर 2 है इसके मुतालिक बहुत ही डिटेल में बात करनी है। और आज की वीडियो में हमने कैपिलरी ट्यूब का जो सिलेक्शन है वो किस तरह किया जाता है इस पे बात करनी है, चाहे रेफ्रिजरेटर में हो चाहे एयर कंडीशनर में हो। और याद रख ले कैपिलरी ट्यूब के मुतालिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये टोटली डोमेस्टिक लेवल पर जो हम रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं या स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर या विंडो टाइप एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, ये इन्हीं के मुतालिक है। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने कैपिलरी ट्यूब के बारे में जो बेसिक्स बताए थे उनमें हमने कैपिलरी ट्यूब की डिफिनेशन, कैपिलरी ट्यूब का प्रेशर ड्रॉप किस तरह होता है, उसमें कट एंड ट्राई का प्रिंसिपल किस तरह यूज़ किया जाता है, और आखिर में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो कैपिलरी ट्यूब की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं वो क्या होते हैं। आज की वीडियो में हमने सिलेक्शन के ऊपर बात करनी है। तो सिलेक्शन में हमारे पास रेफ्रिजरेटर भी आता है और एयर कंडीशनर भी आता है। यहाँ इस स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों को बताना है कुछ थंब रूल्स के बारे में कि कैपिलरी ट्यूब के थंब रूल्स और इनका मिनिमम साइज कितना इस्तेमाल होता है हमारे कामों में और इसका मैक्सिमम साइज कितना इस्तेमाल होता है। फिर दूसरे स्लाइड में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करना है रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कैपिलरी ट्यूब है इसका जो बैलेंस होता है लोड का इवापोरेटर और कंडेंसर के दरमियान जो लोड बैलेंस होता है उसमें कैपिलरी ट्यूब का क्या किरदार होगा ये मैंने डिस्कस करना है। फिर उसके बाद तीसरे स्लाइड में मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है कि एयर कंडीशनर के अंदर जिसमें R22 का रेफ्रिजरेंट यूज होता है उसमें जो लोड होता है उसके बैलेंस होने का क्या तरीक़ेकार होता है, कैपिलरी ट्यूब उसमें क्या किरदार अदा करती है। और फिर आखिरी जो स्लाइड है हमारे पास उसमें मैंने आप लोगों को ये बताना है कि क्या स्प्लिट एसी और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं दोनों में जो कैपिलरी ट्यूब होता है उसका एक ही सीन होता है दोनों के दरमियान में। आप एक ही तरह से उसको सिलेक्शन करेंगे जिस तरह हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं उसी तरह हम क्या एयर कंडीशनर के अंदर कर सकते हैं या एयर कंडीशनर का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग होता है, इस पर भी मैंने डिटेल में बात करनी है। अच्छा, इसके बाद एक और भी स्लाइड है लेकिन ये अनकम्प्लीट है, इसमें मैंने आप लोगों को ग्राफिकल तरीके से कैपिलरी ट्यूब को किस तरह मालूम किया जाता है ये आपको बताना है, लेकिन चूंकि ये अनकम्प्लीट है तो इसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आते हैं पहले स्लाइड पे और इसमें मैंने आपको कुछ थंब रूल्स के बारे में बताना है कैपिलरी ट्यूब के। देखिए कैपिलरी ट्यूब के बारे में मैंने पिछले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये एक तंग डायमीटर वाला ट्यूब होता है और इसकी जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनरों के लेवल तक जो साइजेस होते हैं वो इंचीज में जो छोटी से छोटी कैपिलरी ट्यूब होती है वो 0.020 इंचज का कुत्र वाली कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल होती हैं जिसको हम mm में 0.5 mm की कैपिलरी ट्यूब भी कह सकते हैं। अच्छा, जो मैक्सिमम साइज है आपके पास वो है 0.090 इंचज में है और 2.28 यानी mm में है, यानी ये इंचज का mm के इक्वलेंसी है दोनों की। ठीक है, इस बीच में काफ़ी सारे कैपिलरी ट्यूब्स हैं जो कि हम अपने यूनिटों में लोड के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि किस यूनिट के अंदर हमने कितना रेफ्रिजरेंट चार्ज करना होता है, तो उसमें हम उसी मास फ्लो के हिसाब से फिर कैपिलरी ट्यूब जो है ना अपनी वो लगा लेते हैं। 0.028 जो कि रेफ्रिजरेटर में, 0.031 ये भी रेफ्रिजरेटर में ये इस्तेमाल होता है, 0.036, 0.039, 0.042, फिर 0.049, इसी तरह 0.090 तक ये इस्तेमाल होते हैं। कुछ कंट्रीज में कैपिलरी ट्यूब्स को कैलकुलेट किया जाता है इनटू इंचेस, यानी इसका डायमीटर इंचेस में होता है, और कुछ कंट्रीज में ये mm के हिसाब से मिलती हैं। जब भी आप किसी स्पेयर पार्ट्स वाली दुकान से कैपिलरी ट्यूब लेते हैं तो उनको आपने mm के अंदर कैपिलरी ट्यूब का साइज बताना होता है, वो आपको mm के हिसाब से ही दे देता है। अब इंचेस है या mm है, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि कैपिलरी ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो इस तरह किस तरह हम ले लेते हैं। देखिए फर्ज कर लीजिए आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब है, बारीक ट्यूब है, मैंने थोड़ा सा बड़ा बना के आपको बताने के लिए दिखाया है। ये इसका जो है ना जो होल है यानी जो सुराख है इसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये इसके दरमियान का जो डायमीटर है। ठीक है, अब फर्ज कर लें कि मैंने यहाँ पे 1 इंच का फासला ड्रॉ किया हुआ है और इस 1 इंच को मैंने 1000 डिवीजन पे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब इस कैपिलरी ट्यूब के जो यहाँ इसका सुराख है इसको मैंने इसके बराबर रख लिया और इस सुराख ने इस 1 इंच के 1000 हिस्सों में से
42 हिस्सों को कवर कर दिया, यानी यहाँ पे 42 डिविजन्स को इसने कवर कर दिया जो इसका इंटरनल डायमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1000 बराबर डिविजन्स में 42 डिवीजन ये बराबर हो जाएगा 42/1000। और अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 42 को डिवाइड कर लेंगे 1000 पर, तो ये आपके पास आ जाता है 0.042 इंचेस का। ठीक है, अगर आप mm में देखेंगे तो mm में भी इसी तरह का ही कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें कि एक होता है दो कैपिलरी ट्यूब के दरमियान में जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो एक तो होता है कि डाया के अंदर अगर आप उनकी कंपैरिजन की जाए, तो फर्ज कर ले इस कैपिलरी ट्यूब का डाया 0.036 इंचेस है और इस कैपिलरी ट्यूब का 0.036 इंचेस इसका भी है, तो दोनों का सेम डाया है, लेकिन एक का लेंथ 10 फीट है, दूसरे का लेंथ 14 फीट है। तो क्या इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। किस चीज़ का डिफरेंस होगा? इसके अंदर जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो कम होगा, इसके अंदर जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो ज़्यादा होगा। यानी इसका मतलब इसके अंदर वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब कि इस ट्यूब यानी इस कैपिलरी ट्यूब पर से निकलते हुए रेफ्रिजरेंट ने कम टाइम लगाना है और इस कैपिलरी ट्यूब पर से निकलता हुआ रेफ्रिजरेंट ने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना है। तो ये दोनों के दरमियान में डिफरेंस होगा। इसी वजह से इसके अंदर आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन नहीं होगा, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा। दूसरी बात कंपैरिजन में आती है कि अगर हम दो एक जैसे लेंथ वाले कैपिलरी ट्यूब्स लेते हैं तो उन दोनों में यहाँ पे मास फ्लो के लिए जो डायामीटर होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। अब इस कैपिलरी ट्यूब को भी हमने 5 फीट लिया हुआ है, इस कैपिलरी ट्यूब को भी हमने 5 फीट लिया हुआ है, लेकिन ये कैपिलरी ट्यूब 0.039 की डायमीटर की है, ये कैपिलरी ट्यूब 0.059 इंचेस की डायमीटर की है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है? इन दोनों में फ़र्क ये होगा कि इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर से जो मास फ्लो होगा, अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट इसके अंदर से फ्लो होगा वो कम होगा बनिस्बत इस कैपिलरी ट्यूब के। यानी इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो ज़्यादा मिकदार में फ्लो हो सकते हैं किसी मखसूस टाइम में बनिस्बत इस कैपिलरी ट्यूब के। सो ये आपको पता होना चाहिए कि जब डाया किसी कैपिलरी ट्यूब का बढ़ता है उसमें अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट का फ़र्क होता है, मतलब ज़्यादा होता है और कम होता है। और अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ में जो वेलोसिटी होती है रेफ्रिजरेंट की वो इफेक्ट होती है, यानी कि प्रेशर ड्रॉप उसमें कम और ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैंने बताना है कि जो कैपिलरी ट्यूब होता है इसके सिर्फ प्रेशर ड्रॉप का ही काम होता है या कोई कुछ और भी चीज़ें ये इफेक्ट करती हैं, उस पर भी असरअंदाज होती हैं। तो देखें, ये आपके पास कंडेंसर है, ये आपके पास इवापोरेटर है। फर्ज कर ले ये R134A का यूनिट है और इसके अंदर हमने 260 ग्राम का रेफ्रिजरेंट चार्ज किया हुआ है। ठीक है, और इस टोटल यूनिट की जो कैपेसिटी है वो 650 BTU पर आवर की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, इतना हीट ये 1 घंटे के अंदर कंडेंसर से बाहर खारिज करता है। अच्छा, इसको ज़रा एक नज़र देख लें कि यहाँ पर जो सुपर हीटेड टेम्परेचर होगा रेफ्रिजरेंट का वो है 70 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस। यानी ये अगर सर्दियों में चलता है तो हो सकता है इसका जो डिस्चार्ज टेम्परेचर है वो 49 हो, 49 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 55 हो सकता है, 60 हो सकता है। ये एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर दारोमदार करता है। लेकिन सब गर्मियों में इसका जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 70 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। अच्छा, उसके अंदर फिर इसने कंडेंसर के अंदर फ्लो होना है और कंडेंसर के अंदर फ्लो होके ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर दाखिल होगा और कैपिलरी ट्यूब पर से निकल के ये इवापोरेटर के अंदर आएगा। तो इसमें टेम्परेचर का ये चेंज आएगा। लेकिन याद रख ले, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कंडेंसर के एंड पर इस रेफ्रिजरेंट को सबकूल की हालत में ही होना चाहिए। सबकूल कहते हैं रेफ्रिजरेंट बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट। रेफ्रिजरेंट बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट, जो भी इस कंडेंसर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि कंडेंसिंग प्रेशर कितना है। ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, सॉरी कंडेंसिंग पॉइंट मैं बता रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसिंग पॉइंट दो एक ही चीज़ें हैं, लेकिन आपस में जो है ना वो उल्टे होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अक्सर हम इवापोरेटर के अंदर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इसका उल्टा जो दूसरा एक पहलू है वो कंडेंसिंग पॉइंट है। कंडेंसिंग का मतलब
जब वेपर लिक्विड में जा रहा होता है। बॉइलिंग का मतलब जब यही लिक्विड जो है ना वो वेपर में जा रहा होता है, ठीक है। तो जो कंडेंसिंग पॉइंट होगा इसका वो डिपेंड करता है यहाँ पर कंडेंसिंग के प्रेशर पर, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रख ले कि जो आउटलेट पर रेफ्रिजरेंट होगा वो सबकूल की हालत में होना चाहिए, यानी बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। लिक्विड भी होगा और बिलो द बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है। जिस वक्त फिर ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर दाखिल होगा वो फिर इवापोरेटर के अंदर जाएगा और इवापोरेटर के अंदर इवापोरेशन का वही प्रोसेस होगा। टेम्परेचर आपका डाउन होगा। सर्दियों का मौसम अगर है तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा, -25 तक हो सकता है। गर्मियों के मौसम में अक्सर -12 तक भी हो सकता है, -17 -20 भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकते हैं। मैंने आपको वैसे मौसम के हालात की तब्दीली की वजह से जो इन इवापोरेटर का टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होता है ये मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा कम ज़्यादा बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब ने रेफ्रिजरेंट के लिए यहाँ पे मुजाहमत पेश करना है। तो कुछ रेफ्रिजरेंट आपका कंडेंसर के अंदर होगा, कुछ रेफ्रिजरेंट आपका जो है वो इवापोरेटर के अंदर होगा, ठीक है। कुछ रेफ्रिजरेंट आपका इवापोरेटर के अंदर होगा। तो इसका जो डिवीजन है वो किस तरह किया जाता है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, और वो है एयर कंडीशनर के अंदर। फर्ज कर ले ये एक एयर कंडीशनर का साइकिल है। R22 का ये कंप्रेसर लगा हुआ है, R22 का रेफ्रिजरेंट यूज हुआ है, और इस यूनिट का जो साइज है वो 12,000 BTU पर आवर है, यानी कैपेसिटी, ठीक है। अब फर्ज कर ले कि इसके अंदर हमने 900 ग्राम का रेफ्रिजरेंट चार्ज किया हुआ है। तो कैपिलरी ट्यूब पर यहाँ का कैपिलरी ट्यूब का क्या किरदार हो सकता है। कैपिलरी ट्यूब चूंकि एक रेजिस्टेंस है, मुजाहमत है, इसी कैपिलरी ट्यूब की वजह से ही तो कंडेंसर प्रेशर हमारे साथ बनता है। इसी कैपिलरी ट्यूब की वजह से ही तो हमारे पास जो इवापोरेटर प्रेशर है वो बनता है। कंप्रेसर ने यहाँ से हाई प्रेशर के साथ रेफ्रिजरेंट को निकालना है, क्यों? क्योंकि कंडेंसर के आगे कुछ मुजाहमत है, रुकावट है, तो ये रेफ्रिजरेंट यहाँ पे कुछ हद तक ठहर जाएगा और कुछ हद तक इसका प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा होता जाएगा। टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा एम्बिएंट के लिहाज से तो इससे हीट ने भी बाहर खारिज होना है। इसी तरह जब ये रेफ्रिजरेंट आगे जाएगा कैपिलरी ट्यूब पर से तो इवापोरेटर के अंदर चूंकि यहाँ से ये आहिस्ता आहिस्ता लोअर मिकदार में निकल रहा है तो इस वजह से कैपिलरी ट्यूब के अंदर इसका प्रेशर डाउन होगा, साथ साथ में भी टेम्परेचर भी डाउन होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो रेफ्रिजरेंट है 0.900 kg यानी 900 ग्राम का रेफ्रिजरेंट है, ये पूरे सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये कंडेंसर के अंदर भी है, ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी है, ये इवापोरेटर के अंदर भी है, ये कंप्रेसर के अंदर भी है। जिस वक्त कंप्रेसर चल रहा है, यूनिट ऑन हालत में है, उस वक्त कंडेंसर के अंदर जो ये रेफ्रिजरेंट का मिकदार होगा वो ज़्यादा होता है, तकरीबन 540 ग्राम तक, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर चूंकि एक बारीक जो रेफ्रिजरेंट की लिक्विड की एक फिल्म है वो जा रही होती है, तो इस वजह से कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट हो तो काफ़ी कम होता है, वो तकरीबन 20 ग्राम तक होता है, 15 ग्राम हो सकते हैं, 25 ग्राम हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच इसमें हो सकता है। फिर रेफ्रिजरेंट जब आगे जाता है कि इवापोरेटर के अंदर ये 220 ग्राम का रेफ्रिजरेंट हर वक्त इवापोरेटर के अंदर रहता है, ठीक है, यानी फ्लो होते हुए इसके अंदर रहता है। और कंप्रेसर के अंदर भी कुछ रेफ्रिजरेंट जो है ना वो हर वक्त रहता है, वो तकरीबन 120 ग्राम तक या 100 ग्राम भी हो सकता है, 90 ग्राम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इसमें ऊंच नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब का क्या किरदार है, देखिए, जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के अंदर आना है वो हाई प्रेशर में भी है और इसका टेम्परेचर भी हाई है। अब इसके टेम्परेचर को निकालने के लिए, यानी इसकी हीट को निकालने के लिए, टेम्परेचर डाउन करने के लिए इसको कुछ देर तक हमने कंडेंसर के अंदर ही रुकवाना है। इस रेफ्रिजरेंट को हमने कंडेंसर के अंदर ही रुकवाना है। कंडेंसर के अंदर ये रेफ्रिजरेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा बनिस्बत इवापोरेटर के, तभी तो कंडेंसर के अंदर हम ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि 540 ग्राम या 560 ग्राम या 550 ग्राम या 530 ग्राम जो भी है, ये रेफ्रिजरेंट हर वक्त इस कंडेंसर के अंदर होना चाहिए। फ्लो होते होते हुए इतना रेफ्रिजरेंट इस कंडेंसर के अंदर हर वक्त होना चाहिए, तब ही यहाँ से जो एक कांस्टेंट हीट ट्रांसफर होगा बाहर की तरफ वो यहाँ से बेहतर तरीके से हो पाएगा। और इस रेफ्रिजरेंट को, यानी इस मिकदार को यहाँ पर टिकने के लिए
कौन सा चीज किरदार अदा करते हैं, वो ये कैपिलरी ट्यूब है। ये कैपिलरी ट्यूब एक खास फ्लो के साथ रेफ्रिजरेंट को इधर छोड़ रहा होता है। तो इसी वजह से कंडेंसर के अंदर 540 ग्राम या 550 ग्राम तक का रेफ्रिजरेंट बरकरार रखना ही ये कैपिलरी ट्यूब पॉसिबल कर देता है। ठीक है, और इसी वजह से जब कैपिलरी ट्यूब ये रेफ्रिजरेंट अपने अंदर से गुजार रहा होता है, तो चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा है तो इसके अंदर तकरीबन हर वक्त 220 ग्राम का रेफ्रिजरेंट जो है वो टिकता रहता है। ये फ्लो होते होते तकरीबन इतना ही मिकदार हर वक्त इस इवापोरेटर के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब की इंपॉर्टेंस क्या है, देखें, ये एक लोड है इस कंडेंसर पर जिसके अंदर 540 ग्राम का रेफ्रिजरेंट है। इसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, इसका प्रेशर भी ज्यादा है। यहाँ पर भी एक लोड है जो 220 ग्राम का रेफ्रिजरेंट इसके अंदर मौजूद है, और साथ ही साथ इसका कुछ लो प्रेशर भी है, कुछ लो टेम्परेचर भी है। अब इस कंडीशंस को यहाँ पे बरकरार रखना, इस कंडीशन को यहाँ पे बरकरार रखना, इसमें एक अहम रोल होता है किस चीज का, कैपिलरी ट्यूब का। मिसाल के तौर पर अगर इस कैपिलरी ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर है ये अगर कम कर दिया जाए, तो इस सूरत में ये फिर जो रेफ्रिजरेंट का अमाउंट है वो आगे बहुत कम मिकदार में लेके जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट होगा आपका, वो 540 की बजाय तकरीबन 600, 650, 620, 640 ग्राम तक भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आगे कैपिलरी ट्यूब ही इतनी तंग है कि इसके अंदर कम ही रेफ्रिजरेंट यहाँ से जा रहा है, एवापोरेटर की तरफ मुंतकिल हो रहा है। तो जाहिर बात है जब कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट का अमाउंट ही बढ़ेगा, और चूंकि कंप्रेसर तो लगातार यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है वो फोर्स कर रहा है, तो इसका मतलब कि कंडेंसर का आपका जो प्रेशर होगा वो स्लाइटली यानी हल्का सा बढ़ेगा, टेम्परेचर भी हल्का सा बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि कंडेंसर पर जो लोड है वो बढ़ जाएगा। और इसके बरक्स जब यहाँ से फ्लो ही कैपिलरी ट्यूब के थ्रू से कम होगा इवापोरेटर की तरफ, तो इसका मतलब इवापोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट का मिकदार है वो 220 की बजाय 130 ग्राम 140 ग्राम हो सकता है। तो इवापोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट की मिकदार ही कम है, इसी वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा लो प्रेशर और एक्स्ट्रा लो टेम्परेचर ही क्रिएट होंगे। लेकिन वो एक्स्ट्रा लो टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ तक आते आते ही अपने आप को सुपर हीट कर लेगा, तो इवापोरेटर के अंदर आपका कोई कूलिंग ही नहीं होगा। तो कैपिलरी ट्यूब की सिलेक्शन जो है ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब कैपिलरी ट्यूब की अच्छी तरह से अगर आप सिलेक्शन करेंगे, इसका मुनासिब साइज लगाएंगे, तो ये कंडेंसर का जो लोड है और इवापोरेटर का जो लोड है इन दोनों को बैलेंस रखता है। यानी ना तो कंडेंसर से बहुत ज्यादा मिकदार में उस तरफ रेफ्रिजरेंट जाएगा, ना ही बहुत कम मिकदार में जाएगा। तो इसका मतलब कि कंडेंसर के अंदर यही 540-550 ग्राम तक का रेफ्रिजरेंट ही हर वक्त रहेगा। जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से जा रहा है उतना ही रेफ्रिजरेंट इसके अंदर आ रहा है। तो कंडेंसर पर से ये एक लोड जो है ना ये हर वक्त इसके अंदर ही टिका रहेगा, और इसी तरह इवापोरेटर के अंदर भी ये जो लोड है ये टिकता रहेगा। तो कैपिलरी ट्यूब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इवापोरेटर और कंडेंसर के दरमियान में जो लोड है उनको एक खास रेशियो से मेंटेन रखना। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। बाकी ये टेम्परेचर वगैरह है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। रेफ्रिजरेशन साइकिल्स काफ़ी बार मैंने इस पर वीडियोस बना के आप लोगों को बताए हैं। ये आप खुद से ही देख लीजिएगा कि कंडेंसर पर जो कंडेंसर की इनलेट पर जो टेम्परेचर है वो इस वक्त सुपर हीट हालत में है, और इस वक्त ये कंडेंसर के अंदर दाखिल होगा तो यहाँ पर ये सब कुल माया बन जाएगा। देखिए कैपिलरी ट्यूब से अगर आपका रेफ्रिजरेंट सब कुल माया नहीं होगा तो आपकी कैपिलरी ट्यूब का इस साइकिल के अंदर कोई किरदार रह नहीं जाएगा। आपका रेफ्रिजरेंट यहाँ पे वेपोराइज नहीं होगा, वेपोराइज नहीं होगा तो कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। आपका एनर्जी तो ज़ाया होगा, कंप्रेसर चलते हुए आपकी बिजली तो खर्च होगी, लेकिन कोई भी किसी किस्म की कूलिंग इफेक्ट पैदा नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये कैपिलरी ट्यूब का एक छोटा सा किरदार आप लोगों को दिखा दिया कि कैपिलरी ट्यूब का ये भी एक किरदार होता है कि ये दोनों कॉइल्स के दरमियान में जो लोड है उसको बैलेंस रखता है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। क्या रेफ्रिजरेटर की कैपिलरी ट्यूब और एयर कंडीशनर की कैपिलरी ट्यूब ये दोनों सेम ही तरह से जो है सिलेक्ट किए जाते हैं या इनमें कोई डिफरेंस भी होता है? तो याद रख लें
एयर कंडीशनर जो स्प्लिट टाइप होते हैं उसमें जो कैपिलरी ट्यूब होता है उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आ सकता है अगर मैं इस स्लाइड को अच्छी तरह से समझा लूँ और आप समझने की कोशिश कर लें। देखिए ये कंडेंसर का आउटलेट लाइन है, यानी यहाँ पे कंडेंसर अब खत्म हो रहा है, यहाँ पे फिल्टर ड्रायर लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, बहरहाल यहाँ पे फिल्टर ड्रायर है। इस फिल्टर ड्रायर के बाद ये एक कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, कोई भी कैपिलरी ट्यूब आप ले लें, 059 की ले लें, 065 की ले लें, 070 की ले लें, जो भी है, ठीक है, उस यूनिट के हिसाब से ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक लिक्विड लाइन लगा दिया जाता है, ठीक है। उस लिक्विड लाइन के बाद जब इवापोरेटर के अंदर आप देखें तो इवापोरेटर के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है और उस डिस्ट्रीब्यूटर से आगे फिर कुछ कैपिलरी ट्यूब जो है ना वो निकली होती हैं और इवापोरेटर के कॉइल्स को कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड करके तकरीबन 4 या 5 या 6 पार्ट्स में डिवाइड करके ये जो कैपिलरी ट्यूब्स हैं ये हर एक पार्ट को मिल जाती हैं। अब क्या स्प्लिट एयर कंडीशनर के अंदर क्या हम सिर्फ इसको ही कैपिलरी ट्यूब कह सकते हैं कि यही कैपिलरी ट्यूब है? तो इसका जवाब है जी नहीं। इसमें ये भी आपकी कैपिलरी ट्यूब है, ये भी आपकी कैपिलरी ट्यूब्स हैं, ठीक है, लेकिन दरमियान में से जो लिक्विड लाइन लगाया हुआ है ये लिक्विड लाइन लगाना हमारी मजबूरी है, ठीक है, ये हमारी मजबूरी है। अगर हमारे पास कोई और चारा होता तो हम डायरेक्टली ये कैपिलरी ट्यूब लाके इस इंडोर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसी के थ्रू ही हम ये अपना जो एक्सपेंशन है वो करवा लेते हैं। अब देखिए लिक्विड लाइन की हमारी क्या मजबूरी है, ठीक है, लिक्विड लाइन की हमारी मजबूरी यह है कि चूंकि हमने इसको कहते भी स्प्लिट एसी इसलिए है कि इसमें हमने इंडोर और आउटडोर को जुदा करने हैं, जुदा करके लगाने हैं। इंडोर रूम के अंदर लगा हुआ है, आउटडोर जो है वो रूम के बाहर लगा हुआ है, तो दोनों चूंकि जुदा है इसमें तकरीबन 9 फुट, 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट का फासला होता है। तो जाहिर बात है वहाँ तक अगर आपने इंडोर और आउटडोर को लगाने हैं तो वहाँ तक तो हम कैपिलरी ट्यूब नहीं लगा सकते, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब के अंदर का जो फ्लो होता है वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से अगर आप 14-15 फुट तक या 10 फुट तक आप कैपिलरी ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट को इंडोर तक लेके जाएंगे तो उसमें मसला ये होगा कि आपके कंप्रेसर पर इतना लोड आएगा कि वो फिर कंप्रेसर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और कंप्रेसर फौरन जल जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, एक लिक्विड लाइन लगाया हुआ है तंग कुत्तर का, यानी इसका डायमीटर हमने तंग रखा हुआ है। और डायमीटर तंग क्यों रखा हुआ है इस पे भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले ये कि जो इंडोर का जो आउटडोर के अंदर कंडेंसर है इसका जो आउटलेट है यहाँ पे आपके पास जो रेफ्रिजरेंट होगा वो तो सब कूल में ही होगा और माया हालत में होगा। याद रख लें, माया हालत और सब कूल ही होगा। एक बार फिर से बताता चलूं कि सब कूल का मतलब है कि यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट होगा वो बिलो द कंडेंसेशन पॉइंट, जिस पॉइंट पर वेपर लिक्विड में तब्दील होते हैं ये कंडेंसेशन पॉइंट होगा, और यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट होगा वो बिलो द कंडेंसेशन पॉइंट होगा, ठीक है, बिलो द कंडेंसेशन पॉइंट होगा। अब इस रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ड्रॉप करने के लिए हमने एक कैपिलरी ट्यूब लगाई है, तकरीबन कोई 2 फुट का आप ले लें, 2.5 फुट का ले लें, 3 फुट का ले लें, जो भी कैपिलरी ट्यूब है इसका डायमीटर 059 हो सकता है, 065 हो सकता है, 070 हो सकता है, 075 हो सकता है, जो भी है, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा इसका प्रेशर ड्रॉप करना है, किस लिए, ताकि यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सबकूल हो जाए। ये कैपिलरी ट्यूब याद रख लें, ये वो कैपिलरी ट्यूब है कि जिसके ज़रिए से हमने जो हाई प्रेशर का सबकूल्ड रेफ्रिजरेंट है, हाई प्रेशर का जो सबकूल्ड माया रेफ्रिजरेंट है, इसको हमने लो प्रेशर का सबकूल्ड माया रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। पहले हमने जो हाई प्रेशर का सबकूल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट है इसको हमने इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है लो प्रेशर सबकूल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिक्विड लाइन लगाते हैं। अब लिक्विड लाइन देखिए, याद रख लें, ना तो हमने इसका जो डायामीटर है वो बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, ना ही बहुत कम रखा हुआ है। ज़्यादा क्यों नहीं रखा हुआ है, अगर इसका डायामीटर आप ज़्यादा रख लेते हैं तो ज़्यादा रखने से जो भी रेफ्रिजरेंट आपका एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपने सब कूल किया हुआ है वो फिर से क्या हो जाएगा, वो फिर से थोड़ा सा हीट गेन करके फिर से वही हालत में आएगा। जाते जाते
यानी अपना कुछ हीट काफ़ी ज़्यादा जज़ब करेगा, तो ज़्यादा हीट जज़ब करेगा तो फिर जब ये इंडोर के अंदर जाएगा तो इसका तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और ना ही हमने इसका पुत्र बहुत ज़्यादा कम रखा हुआ है, ये जो लिक्विड लाइन है ना ही इसका जो डायमीटर है वो हमने बहुत ज़्यादा कम रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा कम क्यों नहीं रखा हुआ है कि ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर इसका हम डायमीटर काफ़ी कम रखेंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन ये रेफ्रिजरेंट को बहुत ज़्यादा ओवरकूल कर लेगा, और जब ये ज़्यादा ओवरकूल करेगा इस लिहाज से फ्रिक्शन की वजह से एक तो जो पीछे से कंप्रेसर लगा हुआ है जो कंडेंसर में मुसलसल रेफ्रिजरेंट को प्रेशराइज कर रहा है उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा इसका, क्योंकि फ्रिक्शन एकदम से बढ़ता रहा है, तकरीबन आप 10 फुट तक लेके जा रहे हैं, 12 फुट तक लेके जा रहे हैं। तो अगर इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो इसका टोटली जो जोर पहुंचेगा वो पीछे कंप्रेसर को ही पहुंचेगा। तो इस वजह से हमने ये एक ऐसे डायमीटर का ट्यूब लगाया हुआ है जो कि ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर हमने जो इवापोरेटर कॉइल है उसको हम 5 हिस्सों में या 6 हिस्सों में या 4 हिस्सों में डिवाइड करके हर एक हिस्से को एक अलग सी कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो रेफ्रिजरेंट जो कि हमने एक्स्ट्रा सबकूल किया हुआ है, जिसको हमने लो प्रेशर लिक्विड सबकूल रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट किया हुआ है इस कैपिलरी ट्यूब के बाद। अब ये रेफ्रिजरेंट जो कि ऑलरेडी ठंडा हो चुका है सबकूल होने की सूरत में, अब इस रेफ्रिजरेंट को जब आप मजीद कैपिलरी ट्यूब के अंदर से गुजार के हर एक पार्ट को अलग अलग देंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कूल हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा कूलिंग की सूरत में इसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन होके हर एक पार्ट के अंदर यकसा आपको टेम्परेचर डाउन मिल जाता है। और यकसा टेम्परेचर डाउन का फ़ायदा ये होगा कि जितना भी कॉइल होगा उस कॉइल पर जो सरफेस है वो सरफेस आपका यकसा तरह से कूल होगा, और जो ब्लोअर मोटर ब्लोअर फैन जो वहाँ पे लगा हुआ है वो चूंकि पूरे कॉइल के अंदर से ही हवा को पास करवा रहा है, तो जो एयर होगा वो मैक्सिमम और इक्वल तरीके से कूल होके आपके ब्लोअर फैन के जरिए से रूम के अंदर डिलीवर होगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम दोनों का प्रेशर ड्रॉप जो है ना, क्या हमें दोनों का ही कंसीडर करना चाहिए? तो यहाँ पे जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल ही दोनों का कंसीडर करना चाहिए। ये जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है ये प्रॉपर कैपिलरी ट्यूब नहीं है, इस कैपिलरी ट्यूब को कहा जाता है एक्स्ट्रा सबकूलिंग के लिए लगाया जाता है। एक्स्ट्रा सबकूलिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाई प्रेशर जो सबकूल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, हाई प्रेशर यानी प्रेशर इसका हाई है सबकूल लिक्विड रेफ्रिजरेंट लेकिन प्रेशर इसका हाई है, इसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी लो प्रेशर सबकूल लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये कैपिलरी ट्यूब लगा दी जाती है। अगर हम ये कैपिलरी ट्यूब हटा दें और इस सबकूल रेफ्रिजरेंट को इसी तरह ही लेके आए तो यहाँ पर जो कैपिलरी ट्यूब्स लगी हुई है यहाँ पर मसला ये होगा कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो फिर लो प्रेशर में इतना ज़्यादा एक कूलिंग इफेक्ट नहीं दे सकेगा। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर फिर उसका प्रॉपर तरीके से आप जो लो प्रेशर का रेफ्रिजरेंट है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे टू अचीव दी लो टेम्परेचर। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं तो इसलिए हो सकता है एक आम मैकेनिक के जहन में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलो बहरहाल मैंने कोशिश यही की कि आप लोगों को ये थोड़ी सी सिंपल बातें और सिंपल डायग्राम्स की मदद से समझा दिया जाए। अब जब ये रेफ्रिजरेंट सबकूल हालत में यानी एक्स्ट्रा सबकूल हालत में इस इवापोरेटर कॉइल के अंदर एक्सपेंड हो जाए हर एक पार्ट के अंदर, ठीक है, तो हर एक पार्ट के अंदर ये आखिर में सब पार्ट से जो रेफ्रिजरेंट है वो जमा होके जो कंप्रेसर का सक्शन लाइन होता है उनके अंदर ये सारे रिटर्न आगे ये वापस कंप्रेसर की तरफ जाएगा। और याद रख लें इस लाइन के अंदर रेफ्रिजरेंट ने सुपर हीट होना होता है। सुपर हीट का मतलब क्या है कि जो हीट यहाँ पे जज़ब हो चुका है, जो इवापोरेटर के अंदर जज़ब हो चुका है, उस दौरान जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी डाउन होता है, फिर भी काफ़ी डाउन होता है चाहे आउटलेट पर भी हो, लेकिन इस रेफ्रिजरेंट को थोड़ा सा सुपर हीट करके कंप्रेसर के लेवल तक लेके आना कि कंप्रेसर फिर इसको इजीली आगे
दोबारा से इसका टेम्परेचर जो है ना वो कंडेंसिंग लेवल तक ले जाए। इसकी वजह से ये जो सक्शन लाइन होता है इसको थोड़ा सा बड़े डायमीटर का बनाया होता है, बड़े कुतर का बनाया होता है, ताकि इसके अंदर रेफ्रिजरेंट सबकूल हो सके। ठीक है, लेकिन वो जो रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर के अंदर से आके ये ट्यूब के अंदर ही सुपर हीट हो, इस सक्शन लाइन पर बाहर का हीट असरअंदाज ना हो, क्योंकि अगर बाहर का हीट असरअंदाज होगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने एयर कंडीशनर का ये पूरा सिस्टम ही इसीलिए लगाना है ताकि जो रूम का हीट है वो हम बाहर की तरफ ही फेंक लें। तो चूंकि सक्शन लाइन बाहर ही लगा होता है ज़्यादातर आउटडोर के पास, तो अगर ये बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, अगर ये सक्शन लाइन बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो फिर कंडेंसर से हमने हीट को क्यों बाहर निकालना है, हम तो कंडेंसर से हीट को बाहर निकालना चाहते हैं। तो इस वजह से सक्शन लाइन हो या चाहे लिक्विड लाइन हो, दोनों ने बाहर से हीट को एब्जॉर्ब नहीं करना है, इसलिए इन दोनों को प्रॉपर तरीके से अलग अलग इंसुलेट करने चाहिए। ये कुछ एयर कंडीशनर के अंदर जो हम कैपिलरी ट्यूब्स लगाते हैं या सिलेक्ट करते हैं उसमें ये चीज़ जो है ना वो मद्देनजर रखी जाती है। अब जो मेरा असल मकसद था इस वीडियो के अंदर वो तो कैपिलरी ट्यूब का सिलेक्शन था। अब कैपिलरी ट्यूब का सिलेक्शन जो होता है ना वो हम जो रेफ्रिजरेटर के होते हैं या एयर कंडीशनर के होते हैं उसमें हम एयर प्रेशर ड्रॉप जो है ना वो हम मालूम करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर आप कैपिलरी ट्यूब देखेंगे तो इसका जो डायामीटर होता है वो तकरीबन इतना ज़्यादा नहीं होता, डायामीटर जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इस लिहाज से आप इन कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर तो जो एयर है, एयर के ज़रिए से अच्छी तरह से प्रेशर ड्रॉप मालूम कर सकते हैं। ये R134A के लिए अलग होगा ये प्रेशर ड्रॉप, R600A के लिए अलग होगा, R22 के लिए अलग होगा, R410 के लिए, R32 के लिए, R404, R407, जितने भी रेफ्रिजरेंट्स हैं इनके तकरीबन डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर एयर कंडीशनर की कैपिलरी ट्यूब में आप बाई एयर प्रेशर ड्रॉप मालूम कर सकेंगे तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि एयर कंडीशनर की जो कैपिलरी ट्यूब है इसका डाया जो है वो रेफ्रिजरेटर के कैपिलरी ट्यूब की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस वजह से इसके अंदर जो एयर होता है वो आसानी से गुजर सकता है, एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, तो एयर तो इसके साथ इसके अंदर आसानी से गुजर सकेगा। लेकिन इसमें असल प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो लिक्विड का होता है। और लिक्विड जिस वक्त हम कंडेंसर के बाद इसको लगा लेते हैं तो कंडेंसर के बाद तो चूंकि ये लिक्विड होता है तो लिक्विड जब इसके अंदर से जाएगा, तो उसका प्रेशर ड्रॉप जो है ना वो अलग होगा। तो इसका मतलब कि अगर एयर का आप इसमें मालूम भी करेंगे ये अलग होगा, कम होगा, काफ़ी कम होगा, और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल में मजीद बात करेंगे। अभी मेरे पास लैपटॉप में चार्ज भी बहुत कम है तो इसलिए लैपटॉप बंद हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।